कि इस्लाम और मुसलमानों से दिलचस्पी इससे पहले भी किसी को नहीं थी। नरसिम्हा राव का ये जुमला बहुत मशहूर है, जो पार्लियामेंट में बार बार दोहराया गया है, ये गड्ढे में पड़े हुए लोग हैं, नहीं निकलना चाहते, पड़ा रहने दो गड्ढे में। तो ये मुसलमानों को कि इनको गड्ढे में पड़ा रहने दो, नरसिम्हा राव का जुमला है। और नरसिम्हा राव ने कहा कि गड्ढे में पड़ा रहने दो, निकालने की कोशिश मत करो। बीजेपी ने कहा कि गड्ढे में पड़ा, एक लात और मारो कि गड्ढे के और नीचे जाएं। किस तरह का सर्वे करने जा रही है हुकूमत? अभी जो सवाल सामने आए हैं 8-9 सवाल हैं। कब से मदरसा कायम हुआ है, ज़मीन के मालिकाना हक़ किसके हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने असातिज़ा हैं, उनकी क्या तालीमी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये और उनके मालिया की फराहमी के क्या ज़राए हैं, कहाँ किन किन सोर्सेज से वो अपने मालियात हासिल करते हैं, यही सवाल आते हैं। इसमें क्या हर्ज है? मदारिस में कहीं दहशतगर्दी कोई तालीम नहीं दी जाती, कोई भाई कलाल इसे इस मुल्क में साबित नहीं कर सकता। बकवास कर सकते हैं, लोग करते रहते हैं। सरकार को ये इत्तला है कि कहाँ पर कौन से मदरसे कितने चल रहे हैं, उनका क्या निज़ाम है, वहाँ पर टीचर्स के भर्ती का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पर प्रिंसिपल की भर्ती का, वहाँ पर वाइस चांसलर की भर्ती का, वहाँ पर बच्चों के एडमिशन का, वहाँ पर अखराजात कितने हैं, उसमें सरकार कितना दे सकती है, कितना प्राइवेट चलेंगे। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या रिकॉग्नाइज नहीं होते? प्राइवेट स्कूल्स के जो सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते, क्या वो रिकॉग्नाइज नहीं होते? क्या वो एफिलिएटेड नहीं होते किसी मदारिस का सर्वे पर जो काफ़ी हंगामा छिड़ा हुआ है और काफ़ी लोग अपनी तरफ से अलग अलग बातें कर रहे हैं। और अभी जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि हुकूमत के सर्वे से इनको कोई एतराज़ नहीं है, कि हुकूमत की नीयत पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, सर्वे को लेके तो किसी को कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। सर्वे होना भी चाहिए और सर्वे कराना हुकूमत का इख्तियार भी है। हम एक चुनी हुई और इस्टेब्लिश्ड एंड लीगलाइज्ड गवर्नमेंट के बीच रहते हैं। हम किसी मोनार्की में नहीं है, हम किसी डिक्टेटरशिप में नहीं है, हम किसी फौजी रूल में नहीं रहते। हम एक चुनी हुई सरकार, जो जिसे इस्टेब्लिश्ड कहते हैं और एक हकीकी सरकार है, उस सरकार के साथ रह रहे हैं। तो अगर हम एक सरकार को मानते हैं कि हमारी ये सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोरोगेटिव है और उसका राइट है कि वो अपने दायरा इख्तियार में जो एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं और जो तहरीकात भी चल रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी खबर सरकार को हो। ये सरकार का हक़ है, चाहे वो स्कूल हो, या वो मदरसे हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, सिविल सोसाइटी हो, व्हाटएवर इज़ मूविंग इन द कंट्री, जो भी इस मुल्क में चल रहा है, उसकी खबर सरकार को हो। ये सरकार का हक है, हर सरकार का हक है। लेकिन मदारिस ही क्यों, मदरसा ही क्यों? क्योंकि और भी दूसरे इदारे हैं, उनका सर्वे क्यों नहीं? देखिए, सर्वे सबका ही होना चाहिए, सबकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने कहा कोई एक इस्तिस्ना भी नहीं हो सकता, सबका होना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, मदरसे, अस्पताल, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइज, जो भी है, सबका डेटा होना चाहिए सरकार के पास। इत्तफाक ये है कि सरकार के पास मदारिस का कोई डेटा नहीं है। अभी पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि 24,000 मदारिस हैं। अब 24,000 से ज़्यादा मदारिस अकेले उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में कितने हैं, ये बात शायद सरकार नहीं बता सकती। पूरे मुल्क में कितने बच्चे मदारिस में तालीम हासिल करते हैं, ये डेटा सरकार के पास नहीं है। पूरे मुल्क में कितने असातिज़ा मदारिस में पढ़ाते हैं, ये नहीं है। कितने कुल मदारिस हैं, ये नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने हैं, सिटी वाइज और स्टेट वाइज कितना, शायद ये डाटा सरकार नहीं दे सकती। कितना फंड्स मदारिस में खर्च होता है, ये कोई डाटा सरकार के पास नहीं है। इसलिए कि सब कुछ हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं, आज़ादाना तौर पर चला रहे हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं। सरकार से ले भी तो नहीं रहे ना। नहीं, वो जवाब नहीं है। सरकार से हम लें या ना लें, सरकार से लें तो हमको लेना चाहिए। ये मेरा नहीं, लोगों का कहना है, एक उलमा तबका है, लोगों का कहना है। और लोगों का कहना ये भी है कि ये सर्वे के नाम से मदारिस को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये भी कहना है। देखिए, जो बदनाम करने के नुक्ते होते हैं वो बहुत वाज़ेह होते हैं। 2001 में गालिबन जब LK अडवाणी यहाँ वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म थे, तब उन्होंने दो जुमले कहे। उन्होंने एक जुमला कहा कि नेपाल की सरहद के करीब हिंदुस्तान के जो अज़ला हैं, वहाँ के मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। बहुत स्पेसिफिक LK अडवाणी ने उस वक्त कहा था, 2001 में जी। उसके बाद 2003 में उन्होंने ये कहा कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान होता है। ये दो बड़े ख़ास मशहूर जुमले हैं जो LK अडवाणी ने उस ज़माने में कहे थे। मैंने दोनों को फ्यूट किया था। उस वक्त हम मदारिस में गए थे, ऑल इंडिया मिली काउंसिल से मैं वाबस्ता था। हमने नेपाल बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18 ज़िलों का उस वक्त सर्वे किया था। हम खुद गए थे
और मैं ज़ाती तौर पर मैं 15-20 दिन मदारिस में गुजारे थे, 150 के करीब मदारिस में गए थे। उसके बाद मरहूम मौलाना इसराउल्लाह कासमी साहब हयात थे, वहाँ मैं इब्तदाई दौरा करके आया, फिर उनके साथ एक मुफस्सल दौरा किया उन्हीं तमाम जगहों का, और एक टेम्परेरी विफाक भी मदारिस का, तो उसको आपने उस वक्त फ्यूट कर दिया था। तो एक गलत बात थी, वो उस दिन भी गलत थी, आज भी गलत है। मदारिस में कहीं दहशतगर्दी कोई तालीम नहीं दी जाती, कोई बाइक का लाल इसे इस मुल्क में साबित नहीं कर सकता। बकवास कर सकते हैं लोग, करते रहते हैं और आइंदा भी करेंगे, उसका हमको असर नहीं लेना। कोई अगर कह रहा है तो आए और बताए कि कहाँ पकड़े और फिर साबित करें। तो वो एक प्रोपेगेंडा है मदारिस के ख़िलाफ़, जिसे हम पहले भी फ्यूट करते रहें, अब भी फ्यूट करेंगे। मदारिस की ज़रूरत इस मुल्क के मुसलमानों को है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने बहुत सी दीनी उमूर में मदारिस की ज़रूरत पेश आती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है इस मुल्क का, जो मुरव्वज तालीमी निज़ाम है, हम मदारिस को उसी तालीमी निज़ाम की मेन स्ट्रीम में रखकर हमें चलाना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर सरकार को ये इत्तला है कि कहाँ पर कौन से मदरसे कितने चल रहे हैं, उनका क्या निज़ाम है, वहाँ पर टीचर्स के भर्ती का क्या इंतज़ाम है, वहाँ पर प्रिंसिपल की भर्ती का, वहाँ पर वाइस चांसलर की भर्ती का, वहाँ पर बच्चों के एडमिशन का, वहाँ पर अखराजात कितने हैं, उसमें सरकार कितना दे सकती है, कितना प्राइवेट चलेंगे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्या रिकॉग्नाइज नहीं होते? प्राइवेट स्कूल्स के जो सरकार से एक पैसा भी नहीं लेते, क्या वो रिकॉग्नाइज नहीं होते? क्या वो एफिलिएटेड नहीं होते किसी बोर्ड से? इस सरकार से वो मदरसे भी अगर वो लेते तो मदारिस वाले भी नहीं है सरकार से कुछ भी। नहीं, मदारिस वाले कहीं लेते भी हैं, कहीं नहीं भी लेते हैं, दोनों ही तरह के मदारिस हैं ना। अभी तो कुछ गवर्नमेंट एडिड भी हैं, कुछ अनएडिड भी हैं। गवर्नमेंट एडिड की तादाद बहुत कम है, अनएडिड की तादाद बहुत ना के बराबर नहीं है, अभी अच्छी खासी है। और ना लेने वालों की तादाद ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न लेना इस बात का जवाब नहीं हो सकता कि हम हर चीज़ को छुपा के अपने पास रखेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। किस तरह का सर्वे करने जा रही है हुकूमत? अभी जो सवाल सामने आए हैं, 8-9 सवाल हैं। कब से मदरसा कायम हुआ है, ज़मीन के मालिकाना हक़ किसके हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने असातिज़ा हैं, उनकी क्या तालीमी क्वालिफ़िकेशंस हैं, ये और उनके मालिया की फराहमी के क्या ज़राए हैं, कहाँ किन किन सोर्सेज से वो अपने मालियात हासिल करते हैं, यही सवाल आते हैं। इसमें क्या हर्ज है? इनका जवाब देने में अगर सरकार के पास पूरा आंकड़ा हो कि टोटल इतने मदारिस मुल्क में चलते हैं और इतने बच्चे पढ़ते हैं और इतने, तो कम्युनिटी भी हो सकता है कि बेटर अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोग्राम खुद ही कम्युनिटी बना ले। हो सकता है कि सरकार कोई चाहे कि प्रोग्राम बनाए। क्यों ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हमारे जो इस मुल्क के जय्यद उलमा हैं, बड़े उलमा हैं, उनकी एक काउंसिल बने और मदारिस का पूरा निज़ाम स्ट्रीमलाइन करके और मेन स्ट्रीम में उन मदारिस को वो उलमा लेकर आएँ। वो एक रेगुलराइज बोर्ड हो, ऑथेंटिक बोर्ड हो, जो उलमा पर मुश्तमिल हो, और वो सिलेबस को भी देखें, फंडिंग को भी देखें, क्राइटेरिया भी देखें, एडमिशन का क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया, एक सेंट्रलाइज चीज़ हो। तो इसमें क्या हर्ज है? फिर आपत्ति क्यों हो रही है सर्वे से लोगों को? ये तो लोग इस आपत्ति तो बता नहीं रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि साहब सरकार की नीयत पे शक है। हाँ, नीयत पे शक। सरकार की नीयत, देखिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि किसी की नीयत पे शक ना करो, लेकिन जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की अगर सरकार है तो हमने बीजेपी के बारे में ये तय कर रखा है कि हम बीजेपी के बारे में कुछ भी बीजेपी करे, हमें उसकी मुखालफत करनी है। बीजेपी 90% चीज़ें ऐसी करती हैं जिसकी मुखालफत करना हम सब के लिए जिम्मेदारी होती है, यकीनन ये सच है। लेकिन 10% काम वो भी हैं जिसमें इस्लाह हो रही है, और जब हालात मुश्किल तरीन सामने आएँ तभी सबसे अच्छा वक्त होता है कि हम अपने दाखिली जो ख़राबियाँ हैं उनकी इस्लाह कर लें। मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी का ये सख्त तरीन दौर इस बात का तकाजा करता है कि हमारे यहाँ उम्मत की हैसियत से हमारे अंदर जो खामियां और ख़राबियां हैं, ये मौका है कि हम उन्हें दुरुस्त कर लें। ये मौका बीजेपी चाहे अनचाहे, दानिस्ता ना दानिस्ता, नियत हो या ना हो, ख़राब हो या अच्छी हो, ये मौका तो हमारे पास है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। और ये तो सही है ना कि सारी चीज़ें तो हमारे अंदर ऐसी नहीं है कि सब 100% ठीक है, कुछ तो ख़राबियाँ हमारे अंदर हैं। तो इस सर्वे का आप हिमायत कर रहे हैं? मैं हिमायत और मुखालफत की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस उम्मत को अपने दीन पर भरपूर तौर पर कायम रहते हुए और दीन के मुकम्मल दिफा के साथ मुल्क की मेन स्ट्रीम में खड़े होने में दिक्कत क्या है? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। हर तरह के सवाल को फेस कर रहे हैं, हम फेस करें, हम दीन पर अमल करें
और दीन पर मुकम्मल सख्ती के साथ जमे रहने के साथ जब हमें मिटाने की कोशिश की जाए तो हम मुकाबला करें। ये कैसे मुमकिन है कि दीन पर हम ही अमल ना करें और फिर जो दीन को मिटाने के दर पे हैं उनके गरीबान पकड़ो हैं? तो पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि दीन पे हम अमल करेंगे। जो सही दीन हम जानते हैं उस दीन पर मैं अमल करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है सबसे पहले। अगर मैं अमल नहीं करूंगा तो जो शख्स मिटाना चाहता है उसको तो मवाद मैंने फराहम कर दिया मिटने के लिए। अच्छा, मदारिस से हो या मुसलमान या जितने भी ये बीजेपी को जो ये हुकूमत को मुसलमानों से इतना दिलचस्पी क्यों है? मदारिस पे कभी मुसलमानों पे, मुस्लिम औरतें क्या पहनेगी, क्या मुसलमान क्या खाएगा, हिजाब के मामले हो या कुछ और जितने मामले हैं, मुस्लिम इशूज़ पे इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, ये सरासर एक सियासी मसला है, सरासर सियासी है। बीजेपी को ना मुसलमानों से कोई दिलचस्पी है ना इस्लाम से कोई दिलचस्पी है। बीजेपी को दिलचस्पी अपने इक़्तिदार से है, अपना वोट बैंक का है। उनके पास कोई वोट बैंक नहीं था, हिंदू वोट बैंक भी उनके हाथ में नहीं था। उनके पास बेसिक ये बात लिब्रान कमीशन के सामने गवाही देते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने कबूल किया। आप रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं कि दलित वोट बैंक मायावती के पास है, अपर कास्ट वोट बैंक कांग्रेस के पास है, मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के पास है। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कोई वोट बैंक नहीं है। तो वो अपना एक वोट बैंक क्रिएट करना चाहते हैं और उसके लिए उनको लगता है कि चूंकि ट्रेडिशनली आरएसएस हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करती रही है तो नेचुरली उनका जो फर्स्ट वोट बैंक बनता है वो हिंदू वोट बैंक बनता है। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है सियासी तौर पर कि वो हिंदू वोट बैंक को अपनी जानिब राग़िब करें और उसके लिए उनको सबसे आसान तरकीब ये लगी, जिसको उन्होंने टेस्ट किया और आजमाया कि वो कामयाब रही, कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस मुल्क में पैदा करें। तो जितना मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी इतना हिंदू वोट का पोलराइजेशन करके बीजेपी को फ़ायदा होगा। फिर कोई एक मुद्दा नहीं रह जाता, फिर मदारिस भी आते हैं, फिर हजाब भी आता है, फिर मंदिर भी आता है, फिर मस्जिद भी आती है, फिर बहुत सारे, फिर तलाक भी आ जाता है, फिर शरीयत भी आ जाता है, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो जितना ज़्यादा ये इश्यूज़ उठाएंगे इतना पोलराइजेशन होगा। तो ये टोटल एक सरासर एक सियासी एक हिकमत अमली है, वरना ना उनको इस्लाम से कोई दिलचस्पी है ना मुसलमानों से दिलचस्पी है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इस्लाम और मुसलमानों से दिलचस्पी इससे पहले भी किसी को नहीं थी। नरसिम्हा राव का ये जुमला बहुत मशहूर है जो पार्लियामेंट में बार बार दोहराया गया है, ये गड्ढे में पड़े हुए लोग हैं, नहीं निकलना चाहते, पड़ा रहने दो गड्ढे में। तो ये मुसलमानों को कि इनको गड्ढे में पड़ा रहने दो, नरसिम्हा राव का जुमला है। और नरसिम्हा राव ने कहा कि गड्ढे में पड़ा रहने दो, निकालने की कोशिश मत करो। बीजेपी ने कहा कि गड्ढे में पड़ा एक लात और मारो कि गड्ढे के और नीचे जाएं। तो ये तो इस मुल्क का जो पॉलिटिकल क्लास है, ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास का मानना है कि मुसलमान गड्ढे में पड़ी हुई कौम है, गड्ढे से मत निकलने दो। चाहे वो सवाल ये है कि कांग्रेस क्या किया है? सवाल उम्मत से पूछा जाना चाहिए। जब नरसिम्हा राव जैसे इतना बड़ा टॉवरिंग लीडर जो इस मुल्क का वजीर आजम है, वो खुलेआम कहता है कि गड्ढे में पड़ा रहने दो इनको। आप गड्ढे से निकलने की जद्दोजहद आपकी सतह पे क्या है? इस मुल्क का सियासी तबका आपको गड्ढे से नहीं निकलने देना चाहता। आप गड्ढे में पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, और वो आपको गड्ढे से निकलना नहीं देना चाहते। आपके पास कौन सी हिकमत अमली आपने इख्तियार किया है कि आप ये सोचें कि मैं गड्ढे से कैसे निकलूं? ये सब लोग मुझे गड्ढे में रखना चाहते हैं और एक धक्का और दे के मजीद गड्ढे में नीचे करना चाहते हैं। मैं सर उबार के गड्ढे से बाहर निकल के सड़क पे कैसे चलूंगा, ये सोचना मेरी